नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की उत्कर्ष कड़ी के अंदर हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य जो हैं इनमें हमने प्रमुख शासकों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जहीरुद्दीन बाबर हैं, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर के साथ में शाहजहां और अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही मुगल साम्राज्य जो हम पढ़ रहे थे, इसके साथ में बीच में जो एक वंश आता है जिसने मुगल साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत से उखाड़ कर फेंका था, शूर साम्राज्य की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी भी हमने पढ़ ली थी। चूंकि मुगल साम्राज्य की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं मुगलों के पतन के बारे में। आज का अपना जो चैप्टर है साथियों, यह है आपके मुगलों का पतन। मुगलों का पतन किस कारण हुआ था, कौन कौन से 6 से 7 प्रमुख रूप से जो कारण देखने को मिलते हैं, साथ ही अयोग्य जो शासक बने हैं औरंगजेब के बाद में, उनकी भी संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी आज हम लेने जा रहे हैं। साथ ही औरंगजेब से संबंधित जो मुगलों का पतन शुरू हुआ है, उसके फैक्ट 6 से 7 जो रीजन या कारण हैं, उसकी पड़ताल भी हम बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। तो शुरू करने वाले हैं आज हम मुगलों का पतन। चूंकि हम देख चुके हैं साथियों कि मुगल साम्राज्य जो है इसकी दिल्ली के अंदर नींव पड़ी थी 1526 ईस्वी में, और अपने प्रभावशाली समय के साथ में यह 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चलता रहा। दिल्ली के ऊपर इनकी शासन की बागडोर चलती रही। और उसके बाद में अगर मुगलों का परवर्ती काल देखा जाए तो यह 1707 ईस्वी से लगाकर 1857 ईस्वी तक देखा जाता है। चूंकि इनमें प्रभावशाली शासकों का वृत्तांत हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे जहीरुद्दीन बाबर है, इसके अलावा हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर के साथ में शाहजहां और प्रभावशाली शासक औरंगजेब के बारे में। लेकिन परवर्ती काल के अंदर हम प्रमुख रूप से जो उत्तराधिकारी या फिर अयोग्य शासक पढ़ने वाले हैं, इनमें प्रमुख रूप से जो शासक पढ़ने को मिलते हैं हमें, इनमें सर्वप्रथम मुअज्जम के बारे में पढ़ने को मिलता है। मुअज्जम के बाद में जहांदर शाह के बारे में पढ़ने को मिलता है। जहांदर शाह के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है उसे फर्रुखशेर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशेर के बाद में जो शासक बनता है साथियों, उसे मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। और अंतिम मुगलों का जो शासक बनता है उसे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो 1857 ईस्वी तक काबिज रहा था। वैसे अगर बात देखी जाए मुगल साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारियों की, तो इसमें मोहम्मद शाह जो बताया जाता है वह अंतिम उत्तराधिकारी बताया जाता है, जो तख्ते ताउस के ऊपर बैठता है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, जिसकी ऐतिहासिक जानकारी हम शाहजहां के ऐतिहासिक वृत्तांत के समय पढ़ चुके थे। तो शुरू करने जा रहे हैं मुगलों का पतन। मुगलों के पतन के प्रमुख कारण साथियों और बता देता हूं। इसके अंदर मुगलों का जो परवर्ती शासन काल है, इसके प्रमुख जो अयोग्य शासक हैं, इनकी भी हम ऐतिहासिक जानकारी जरूर लेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं हम मुगलों के पतन के प्रमुख कारण। मुगलों के पतन के प्रमुख जो कारण देखने को मिलता है, भारतीय इतिहासकारों ने जो प्रमुख रूप से पतन के कारण बताए हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पतन के प्रमुख कारण, मुगलों के पतन के प्रमुख जो कारण देखने को मिलते हैं, उनमें सर्वप्रथम जो पहला कारण बताया जाता है, वह कारण बताया जाता है औरंगजेब की दक्षिण भारत की विजित नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति से अर्थात दक्षिण भारत को जीतना। औरंगजेब का दक्षिण भारत के ऊपर
25 वर्षों तक बिजी रहना मुगल साम्राज्य की सेना, शाही सेना को दक्षिण भारत में जीतने के लिए अपनी शाही सेना को काम लेने के कारण उत्तर भारत जो बताया जाता है, यहाँ पर मुगल शासकों की जो स्थिति है वो डावाडोल हो गई थी। इसके साथ ही उत्तर भारत के अंदर मुगल दरबार जो है यह ईरानी व तुर्रानी व साथ ही सैयद बंधुओं के षड्यंत्रों का क्या बन गया था, केंद्र बन गया था। तो इसके साथ में जरूर लिखा जाना चाहिए कि यह दक्षिण भारत की जो नीति बताई जाती है, दक्षिण नीति के कारण, दक्षिण नीति के कारण मुगल दरबार ईरानी, तुर्रानी व सैयद बंधुओं के षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया। षड्यंत्रों का क्या बनकर रह गया, केंद्र बनकर रह गया। साथ ही औरंगजेब की जो दक्षिण नीति बताई जाती है यह मुगलों की कब्र साबित हुई, मुगलों की कब्र। औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगलों की कब्र साबित हुई। साथ ही अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब की कब्र कहाँ स्थित है तो दौलताबाद के अंदर बताई जाती है, दौलताबाद। या फिर अगर देखा जाए कि औरंगजेब का शाही सेना या फिर दक्षिण भारत को जीतना, 25 वर्षों तक बिजी रहना, यह मुगल साम्राज्य को अपने आप में पतन की ओर उन्मुख कर गया है। तो पहला रीजन जो प्रभावशाली रीजन है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली। साथ ही बताना चाहता हूं कि मुगल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक दक्षिण की तरफ जब कूच कर गए तो मुगल दरबार जो है ये षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया था। इसमें उल्लेमा वर्ग जो है, एक धार्मिक मत जो है ये प्रभावशाली अपने प्रभाव में आ गया था। साथ ही सैयद बंधु ईरानी और तुरानी जो लोग हैं इनका षड्यंत्र मुगल दरबार में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा जो कारण बताया जाता है मुगलों के पतन का कारण, वह बताया जाता है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति। अब औरंगजेब की जो धार्मिक नीति देखने को मिलती है वह इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, जिसकी प्रमुख शाखा का अनुयायी बताया जाता है सुन्नी शाखा। सुन्नी शाखा का प्रसार औरंगजेब के द्वारा अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो धार्मिक नीति अपनाई गई है यह भी एक प्रमुख रूप से पतन का कारण हमें देखने को मिलता है। अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए औरंगजेब जो है यह कट्टरपूर्ण नीति अपनाई थी। कैसी नीति अपनाई? इसने किस नीति का अवलंबन किया? कट्टरपूर्ण नीति का अवलंबन किया। साथ ही इस कट्टरपूर्ण नीति के तहत सबसे ज्यादा जिन लोगों को दुख दिया गया है, धर्म परायण के लिए हत्या की गई, कत्ल किया गया है, वह है आपके हिंदू जाति। अब हिंदू जो जाति बताई जाती है, हिंदुओं को हमेशा ही ट्रेस्ड होना पड़ता था। इनको इनके जितने भी नगर निवास जो होते थे वहां पर अत्याचार देखने को मिला है औरंगजेब का। औरंगजेब जो है ये अपने आप में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान बताया जाता है। इतिहासकारों ने बताया है कि औरंगजेब जो है इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अंदर 5 प्रकार की नमाजें बताई जाती है, जैसे नमाज जोहर, मगरिब, ईशा, असर और फज्र। जो ये 5 वक्त की नमाज जो है औरंगजेब एक समय में अदा कर लेता था। साथ ही औरंगजेब की अनेकानेक नीतियां भी बताई जाती है, जैसे मुगल दरबार के अंदर चित्रकला, संगीत विद्या जो है, नृत्य हैं, गायन है आदि को संपूर्ण रूप से इसका विनाश करके रख दिया। जितने भी कलाकार जो मुगल दरबार में इन कलाओं से संबंधित अपना जो प्रदर्शन करते थे इन सब को वॉकआउट यानी बाहर का
रास्ता दिखा दिया गया है। औरंगजेब का यह भी एक नीति बताई जाती है औरंगजेब की, जिसके कारण लोग जो है इनके सर्वाधिक विरोध में आकर क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। तो दूसरी नीति हमने पढ़ ली है, दूसरा जो रीजन पढ़ लिया है औरंगजेब की धार्मिक नीति, जिसमें इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए बहुत सारे लोगों का कत्ले आम कर दिया था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की हिंदू जातियां, जिसमें सबसे स्पष्ट रूप से सबसे ज़्यादा जो कट्टरता दिखाई गई है वो दिखाई गई है आपके सिख धर्म के लोगों के साथ में। जैसे उदाहरण के तौर पर तेग बहादुर जो हैं इस्लाम को धारण न करने के कारण उनका गला काटकर शीशगंज स्थान पर उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो दूसरा कारण हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा कारण जो मुगलों के पतन के अंदर प्रमुख रूप से देखा जाता है, राजपूत वर्ग की उपेक्षा। राजपूत वर्ग की उपेक्षा, राजपूत वर्ग जो है इसकी उपेक्षा करके रख दी गई है मुगल साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली शासक किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इतिहास गवाह है, इतिहासकारों ने बताया है कि राजपूत जो एक शौर्य जाति है, वीर और बलिदान के लिए जानी जाती हैं, अर्थात इनसे उलझना बहुत ही खराब बताया जाता है। इनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध ही किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे अकबर, जलालुद्दीन अकबर जो है इसने राजपूतों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, साथ ही वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके कारण अकबर का जो समय बताया जाता है ये मुगल काल का स्वर्णिम काल कहलाता है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। चूंकि मुगल साम्राज्य के अंदर औरंगजेब का जो शासन काल है इसमें राजपूत वर्ग की हमेशा उपेक्षा की गई है, इन्हें नीचा दिखाया गया है, हमेशा इनका प्रभाव जो है इनके प्रभावहीन बताया गया, जिसके कारण राजपूत वर्ग के जितने भी शासक, स्थानीय जमींदार शासक या फिर राजा रजवाड़ों के जो राजा हैं, इन्होंने मुगल साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ गई और इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर मारवाड़ और आमेर का विद्रोह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता। चूंकि जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर उन्मुख था तो हर एक देसी रियासत, छोटे राजा रजवाड़े जो हैं पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इनमें से एक जाति बताई जाती है राजपूत, जिन्होंने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। मुगलों के प्रति विद्रोह की भावना इनमें भड़क उठी थी। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4। चौथा जो प्रमुख रूप से कारण हमें देखने को मिलता है साथियों, वह है उलेमा वर्ग का प्रभाव। उलेमा वर्ग का प्रभाव, उलेमा वर्ग का प्रभाव स्पष्ट रूप से मुगल दरबार में या मुगल साम्राज्य में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उलेमा का अर्थ होता है आपके एक ही धर्म से संबंधित मत को ज़्यादा महत्व देना। अब उलेमा जो वर्ग बताया जाता है यह इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हुआ था, जिसके कारण भारत के अंदर अन्य धर्म जो हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, जैन है, हिंदू है, फारसी आदि जो धर्म बताए जाते हैं, इनके साथ में कट्टरतापूर्ण इनका बर्बरता से ही इनका दमन किया गया था। और उलेमा वर्ग का ज़्यादा प्रभाव बढ़ने के कारण मुगल साम्राज्य में, जिसके कारण भी इतिहासकारों ने इसे एक रीजन माना है, कारण माना है मुगल साम्राज्य के पतन का। तो उलेमा वर्ग का प्रभाव मुगल साम्राज्य में ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण यह एक प्रमुख रूप से कारण बताया जाता है मुगलों के पतन का। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। जब अयोग्य शासन स्थापित, अयोग्य उत्तराधिकारी स्थापित शासक बन गए थे दिल्ली साम्राज्य के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो उस समय एक बहुत ही खतरनाक अटैक हमें देखने को मिलता है, जो नादिर शाह का अटैक देखने को मिलता है। तो पांचवा प्रमुख रूप से जो कारण हमें देखने को मिलता है साथियों, यह नादिर शाह का आक्रमण। कौन सा आक्रमण? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है, अब नादिर शाह कौन बताया जाता है, तो यह
ईरान का शासक, कहाँ का? ईरान का शासक बताया जाता है नादिर शाह। और नादिर शाह जो है इसने अटैक जो किया है दिल्ली सल्तनत या दिल्ली मुगलिया साम्राज्य के ऊपर, यह अटैक किया गया 1739 ईस्वी के अंदर। 1739 ईस्वी के अंदर ये अटैक किया गया था। उस समय मोहम्मद शाह शासक बताए जाते हैं मुगलों के उत्तराधिकारी के तौर पर। 1739 ईस्वी के अंदर जो ये अटैक हुआ था, इसमें 57 दिनों तक दिल्ली को लूटा गया था। 57 दिनों तक दिल्ली को लूटा गया। 57 दिनों तक दिल्ली को लूटा गया। लूट खसोट करके अपार धन संपदा जो है यहाँ से लूट खसोट करने के बाद में नादिर शाह जो है इसने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसे काबिज कर दिया है भारत के अंदर? अहमद शाह अब्दाली को। तो अगला जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है साथियों, वह मिलता है आपके अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात दिल्ली के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, जिसने अनेक वर्षों तक, अहमद शाह अब्दाली जो है इसने 8 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 8 बार आक्रमण इनके देखने को मिलते हैं। किसके ऊपर साथियों? दिल्ली के ऊपर 8 बार इनके आक्रमण देखने को मिलते हैं। बार बार से दिल्ली को लूटा जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मुगल साम्राज्य जो है इनका पतन जो है यह स्वाभाविक बन के रह गया था। तो अहमद शाह अब्दाली के समय एक प्रसिद्ध युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो युद्ध है साथियों, इसे पानीपत तर्ती के नाम से जाना जाता है, जो 1761 ईस्वी के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। मराठों को बुरी तरह से इस युद्ध के अंदर शिकस्त दी गई थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने पूर्ण रूप से अपना शासन स्थापित या फिर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी दिल्ली के ऊपर, और मुगल शासकों की स्थिति नदारद करके रख दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 7वां अंतिम जो रीजन हमें देखने को मिलता है मुगल साम्राज्य के पतन का, वह औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी बताए जाते हैं। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं, जिनके कारण मुगल साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर उन्मुख हो गया था। अब औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अगर बात करें साथियों, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अंदर सबसे पहले नाम आता है मुअज्जम। किसका नाम आता है? मुअज्जम का नाम आता है। मुअज्जम के बाद में दूसरा जो बेटा बताया जाता है इसे आजम कहा जाता है, और आजम के बाद में तीसरा जो पुत्र बताया जाता है इसे कामबख्श के नाम से जाना जाता है। चूंकि इन दोनों के मध्य राजगद्दी को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ था, और इस युद्ध के अंदर साथियों में बता देता हूं आपको, उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर आजम का साथ देने वाले बताते हैं आपके जयपुर के जय सिंह। अब जयपुर के जय सिंह ने आजम का जो साथ दिया, जिसके कारण मुअज्जम इनसे नाराज हो गया। चूंकि औरंगजेब के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी बनता है इसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। मुअज्जम जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हमने मुगल साम्राज्य के 5 से 7 प्रमुख रूप से पतन के रीजन पढ़े थे, साथ ही इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी भी हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, जिनके अंदर हम मुअज्जम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही मुअज्जम के बाद में जहांदर शाह के बाद में फर्रुखशियार, उसके बाद में मोहम्मद शाह, और उसके बाद में हम बहादुर शाह द्वितीय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के जो प्रमुख रूप से जो अयोग्य उत्तराधिकारी बने हैं, इनकी भी
भी डिटेल देख लेते हैं। कई बार इनसे भी सवाल पूछ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि अगर मुगल साम्राज्य के शासकों की बात करें तो ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। जैसे गणित कायर किसे कहा जाता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, शाह बेखबर किसे कहा जाता है। ऐसे सवाल कई बार पूछ जाते हैं और इनमें से भी कई सारे सवाल निकल कर साथ में आ जाते हैं, क्योंकि 1707 ईस्वी के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। और अनेक बार देखा गया है कि जितने भी कंपटीशन हुए हैं इनके अंदर बहुविकल्पी जो प्रश्न बनते हैं, इनमें मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो देख लेते हैं हम औरंगजेब के उत्तराधिकारी। अब औरंगजेब के जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, इनके अंदर सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, इनकी ऐतिहासिक जानकारी हमें क्या देखने को मिलती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों की बात करें साथियों, तो इनमें औरंगजेब के जो पुत्र हमें देखने को मिलते हैं, 3 पुत्र बताए जाते हैं। इनमें सबसे पहले पुत्र का नाम बताया जाता है मुअज्जम। दूसरे पुत्र का जो नाम हमें देखने को मिलता है साथियों, उसे आजम के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो पुत्र हमें देखने को मिलता है औरंगजेब का, इसे काम बख्श के नाम से जाना जाता है। अब ये 3 पुत्र हैं, लेकिन इन 3 पुत्रों में से केवल 2 पुत्र ही उत्तराधिकारी युद्ध के लिए आमने सामने हो जाते हैं। इनमें मुअज्जम और आजम के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है राजगद्दी को लेकर। किसको? राजगद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। और साथियों, जब राजगद्दी के लिए इन दोनों भाइयों के अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है, तो एक तरफ मुअज्जम जो बताया जाता है साथियों, इसे बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब बहादुर शाह प्रथम और आजम, इन दोनों के मध्य राजगद्दी को लेकर जो संघर्ष शुरू होता है, तो आजम जो है इनका साथ दिया आमेर नरेश। आमेर का शासक जय सिंह ने आजम का साथ दिया। चूंकि इस उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर आजम विजय न होकर मुअज्जम इस युद्ध के अंदर विजय रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। तो बात कर लेते हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अंदर। सबसे पहले जो हमें पढ़ने को मिलता है उत्तराधिकारियों के अंदर, उसका नाम बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो हैं, इनका वास्तविक नाम जो देखने को मिलता है साथियों, वो बताया जाता है मुअज्जम। क्या नाम बताया जाता है? मुअज्जम के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि मुअज्जम जो है ये दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर कितने वर्षों तक शासन करता रहा है, तो मुअज्जम के लिए शासन काल जो समय बताया जाता है 1707 ईस्वी से लगाकर 1712 ईस्वी तक मुअज्जम या फिर बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? शासन किया। अब मुगल बादशाह बन गया है। क्या बन गया है? बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद बादशाह बनने के बाद में इन्होंने एक बात ध्यान रखी कि आमेर का शासक जय सिंह जो है राजगद्दी संघर्ष में आजम का जो साथ देने वाला था, तो बादशाह बनने के बाद सर्वप्रथम क्या काम किया इसने? सर्वप्रथम आमेर जो है, आमेर से जय सिंह को पदच्युत किया तथा आमेर का नाम, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रहे, आमेर का नाम बदलकर मोहम्मद शाह ने मोमिनाबाद रखा। क्या नाम रखा है?
बाद। तो आमेर का क्या नाम रखा गया है बहादुर शाह प्रथम के द्वारा? मोमिनाबाद, और इसे बदलकर बाद में इसे इस्लामाबाद भी इसका नाम रखा। हालांकि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार अगर हिंदू नगरों का जो नाम बदला गया है मुगलों के द्वारा या फिर सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा, तो इनमें प्रमुख रूप से अगर सल्तनत काल की बात करें साथियों, तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया था, सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया था। और अगर बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा गया था। और सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बार सवाल और पूछा गया था कि मथुरा का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो मथुरा का नाम भी इस्लामाबाद रखा गया था सल्तनत काल के अंदर। तो आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखने वाला शासक का क्या नाम बताया जाता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब हम इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो शासक है जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। इन्हें शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। अब दिल्ली राजगद्दी, दिल्ली साम्राज्य के ऊपर मुगलों की तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्हें ज़्यादा इनको जानकारी नहीं होती। ये केवल आमोद प्रमोद के अंदर ही अपना समय व्यतीत करते थे, जिसके कारण इसे बेखबर बादशाह या शाह ए बेखबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता। अब मुगल शासक बनने के बाद में मुअज्जम जो हैं, इन्होंने मराठा नेता शाहू, जो इनकी कैद में बताए जाते हैं, शाहू को कैद से स्वतंत्र कर दिया, साथ ही मराठा जो हैं इन्हें इनके अधिकारों की बात करें साथियों, अधिकार जो मराठाओं के अधिकारों की बात करें, तो इन मराठाओं के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से जो कर वसूली की जाती थी, कर वसूली के अंदर प्रमुख रूप से 2 कर हमें देखने को मिलता है। एक का नाम बताया जाता है चौथ और दूसरे का नाम बताया जाता है देशमुख। एक का नाम बताया जाता है चौथ और दूसरे का नाम बताया जाता है सरदेशमुख। अब इनको ये स्वतंत्रता दे दी है कि अपने क्षेत्रों में आप आराम से अपनी जो भी पहले कर वसूली चलती थी उन्हें आप रेगुलर कर सकते हो। तो जब शाहू को छोड़ा गया तो मराठा वापस अपने शक्ति में आ गए, अपने एक्शन में आ गए। साथ ही इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर चौथ और सरदेशमुख नामक जो कर है वापस पुनः उगाने या फिर वसूली करना शुरू कर दिया था। तो ये प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है बहादुर शाह के शासन काल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बहादुर शाह जो हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अंदर। तो अगर पूछ ले आपसे इनकी मृत्यु से संबंधित, तो बहादुर शाह जो हैं इनकी मृत्यु 29 मार्च 1712 ईस्वी 29 मार्च 1712 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अंदर हमने बहादुर शाह के बारे में पढ़ लिया। अब बहादुर शाह के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बहादुर शाह जो हैं इनके बाद में बहादुर शाह प्रथम या फिर मुअज्जम जो हैं, इनके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है, मैं बता देता हूँ आपको कि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र बताए जाते हैं। अब 4 पुत्रों में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है चौथा पुत्र, जिसे क्या जहांदर शाह के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह ने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर शासन स्थापित किया, शासक बना। तो अगले शासक के बारे में बात कर लेते हैं। बहादुर शाह के बारे में डिटेल हमने संपूर्ण ले ली, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलता है साथियों, उसे
जहांदर शाह के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह की ऐतिहासिक जानकारी हमें क्या पढ़ने को मिलती है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो अगला जो शासक हमें देखने को मिलता है नाम है जहांदर शाह। जहांदर शाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब जहांदर शाह जो बताया जाता है साथियों, इनका अगर शासनकाल देखा जाए तो 1712 से लगाकर 13 ईस्वी अर्थात मात्र 1 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, जिसे जहांदर शाह के नाम से जाना जाता है। और राजगद्दी के लिए, किसके लिए? राजगद्दी के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी। राजगद्दी के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी के ऊपर बैठा है जहांदर शाह। और जहांदर शाह के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, यह बहादुर शाह प्रथम का 4था पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम का 4था पुत्र। बहादुर शाह प्रथम का 4था पुत्र बताया जाता है जहांदर शाह। अब यह जो जहांदर शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर इनकी चारित्रिक विशेषता की बात करें तो यह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। जहांदर शाह एक अयोग्य शासक था, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इन ज़्यादा दिमागी कसरत की ज़्यादा खींचतान नहीं की, मुगल साम्राज्य को ज़्यादा इन्होंने सही तरीके से संचालित नहीं किया, जिसके कारण इनके जो क्रियाकलाप हैं, इनके कारण ही इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जहांदर शाह हैं, इनके ऊपर जो पकड़ है वो किसकी ज़्यादा मजबूत बताई जाती हैं, ये किसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था, इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता। तो जहांदर शाह जो हैं, इनके वजीर आला कहा जाता है प्रधानमंत्री को। वजीर जो बताया जाता है, वजीर को किस नाम से जाना जाता है, तो वजीर जो बताया जाता है, इसका नाम जुल्फिकर के नाम से जाना जाता है। जुल्फिकर जो है, यह जहांदर शाह के शासनकाल में वजीर हुआ करता था। और जुल्फिकर जो है, जुल्फिकर के हाथ की कठपुतली जहांदर शाह जो हैं, ये जुल्फिकर नामक वजीर के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जहांदर शाह, जिसने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया था, बाद में इनकी हत्या कर दी गई है। हत्या जो की गई है, निर्मम हत्या, ये फर्रुखशियर के प्रथम पुत्र, फर्रुखशियर नहीं, बहादुर शाह प्रथम के प्रथम पुत्र के द्वारा, जिसे फर्रुखशियर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर ने किसकी हत्या करवा दी? जहांदर शाह। तो इसकी हत्या किसके द्वारा करवा दी गई है? फर्रुखशियर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। हत्या कब करवाई गई है? 1713 ईस्वी में। और इतिहासकार ये भी बताते हैं, फर्रुखशियर ने सर्वप्रथम जहांदर शाह को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद में जुल्फिकर जो वजीर बताया जाता है जहांदर शाह का, इसे भी मौत के घाट उतार के रख दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो शासक हमें देखने को मिलता है, इसे फर्रुखशियर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर की ऐतिहासिक जानकारी क्या है साथियों, वह हम देख लेते हैं। तो जहांदर शाह के बाद में अगला जो शासक फर्रुखशियर है, इनका शासनकाल भी देखेंगे। शासनकाल हालांकि इनका 6 से 7 सालों तक ही रहा था। फर्रुखशियर से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। फर्रुखशियर जो हैं, इनका अगर साथियों शासनकाल देखा जाए तो 1713 ईस्वी से लगाकर 1719 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। फर्रुखशियर जिन्होंने 1713 से 1719 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। और फर्रुखशियर जो हैं, यह सैयद
की मदद से, सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना। सैयद बंधुओं की मदद से यह बादशाह बना था। साथियों, मैंने पहले बताया है कि मुगल दरबार जो है ये ईरानी, तुरानी और सैयद बंधुओं के षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया था। अब सैयद बंधुओं के बारे में भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सैयद बंधु जो हैं, बंधु जो बताए जाते हैं, इनमें किन किन का नाम हमें देखने को मिलता है। तो सैयद बंधु के अंदर सबसे पहले जो नाम सामने आता है साथियों, वह बताया जाता है आपके सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला। और दूसरा जो नाम, प्रभावशाली नाम देखा जाता है सैयद बंधुओं के अंदर, उसका नाम बताया जाता है हसन अली। अब ये जो सैयद बंधु बताए जाते हैं, मुगल साम्राज्य के अंदर 6 से 7 से 8 बादशाह जो हैं ये सैयद बंधुओं के द्वारा ही बनाए गए थे, जिसके कारण इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किंग मेकर का मतलब होता है जो बादशाह बनाने वाले, अर्थात इनकी साम्राज्य के अंदर धड़पकड़ मजबूत थी, जिसके कारण इनका हमेशा बात आगे चलती थी, जिसके कारण ही सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखशियर क्या बना है साथियों, बादशाह बना है। फर्रुखशियर जब शासक बन गया है साथियों, तो फर्रुखशियर को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास के अंदर फर्रुखशियर जो है, भारतीय इतिहास में इसे गणितकायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणितकायर कहा जाता है। गणितकायर के नाम से जाना जाता है किसको? फर्रुखशियर को। अब फर्रुखशियर जो है, इनके बारे में और ऐतिहासिक जानकारी कि फर्रुखशियर जो है, इनके प्रमुख रूप से कार्य कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जो कार्य हमें देखने को मिलता है साथियों फर्रुखशियर का, जजिया कर पर पाबंदी। जजिया कर पर पुनः पाबंदी किसके द्वारा लगा दी गई है? फर्रुखशियर के अंदर, फर्रुखशियर के द्वारा। जजिया कर जो है एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसकी भी बहुत सारी ऐतिहासिक प्रश्न निकल कर सामने आते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंदर जजिया कर जो है यह तुर्कों के आक्रमण से ही भारत के अंदर बहाली के रूप में देखा जाता है। मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर के द्वारा इसे पूर्णतः बंद कर दिया था, औरंगजेब के द्वारा इसे पुनः लागू किया गया था और वापस फर्रुखशियर ने इस कर को क्या कर दिया? हमेशा के लिए बंद कर दिया। फर्रुखशियर से संबंधित एक और काम हमें देखने को मिलता है कि सिख के प्रमुख जो नेता बताए जाते हैं बंदा सिंह बहादुर, जिन्हें 1716 ईस्वी के अंदर फर्रुखशियर ने मृत्युदंड दिया था। नंबर 2, इनके प्रमुख कार्य या फिर विशेषताओं के अंदर सिख नेता बंदा सिंह बहादुर की 1716 ईस्वी में हत्या किसके द्वारा करवाई गई है? फर्रुखशियर के द्वारा करवा दी गई है। अब फर्रुखशियर जो है, इसके द्वारा एक प्रमुख रूप से ऐतिहासिक तथ्य निकलकर सामने आता है कि अपने शासन काल के दौरान फर्रुखशियर एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया था। एक अंग्रेज जो प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी जो चिकित्सक के रूप में यहाँ पर भारत आया था, उसके द्वारा हेल्मिंटन का नाम बताया जाता है इनके अंदर। हेल्मिंटन के द्वारा फर्रुखशियर जो है इनका इलाज किया गया था। इससे खुश होकर फर्रुखशियर ने तीसरा जो इनका प्रमुख रूप से जो कार्य देखा जाता है, फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी फर्रुखशियर ने खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक प्रथा दे दी गई।
फर्रुखशियर के द्वारा इन्हें दस्तक प्रथा भी दे दी गई। अब दस्तक प्रथा होती क्या है, तो दस्तक प्रथा जो होती है साथियों, इन्हें फ्री पास के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि राजस्थान का एक व्यापारी अपने माल को अन्य दूसरे स्टेट में ले जाकर बेचता है। जैसे राजस्थान का व्यापारी मध्य प्रदेश में अपना माल ले जाकर बेचता है। चूंकि ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो लोग हैं व्यापार करने के नजरिए से उद्देश्य से ही भारत आए थे, अब ये कर रहित चुंगी रहित व्यापार करना चाहते थे, उसे ही फ्री पास के नाम से जाना जाता था। जिन्हें दस्तक प्रथा से नवाजा जाता था उससे किसी भी प्रकार का चुंगी नहीं लिया जाता था। चूंकि राजस्थान का एक व्यापारी जब अपने स्टेट को लांघकर मध्य प्रदेश में जाएगा तो इस सीमा के ऊपर इससे जो कर लिया जाएगा व्यापार का, उसे चुंगी के नाम से जाना जाता है। चुंगी एक कर के रूप में जाना जाता है। अब अंग्रेजों को जब ये दस्तक प्रथा दे दी गई है, इसके कारण इन्हें व्यापार करने में आसानी हो गई थी। साथ ही अब इन्हें किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं था। अब इन्होंने फ्री पास का अनैतिक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। स्थानीय छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े पैमाने पर जो धन लेकर इन्हें फ्री पास दे दिया जाता था, जिसके कारण इनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दस्तक प्रथा और मुक्त व्यापार करने का जो आदेश है वो फर्रुखशियर ने अपने शासनकाल के अंदर किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये 1600 ईस्वी के अंदर भारत आई थी, उस समय जहांगीर के शासनकाल के अंदर सर टॉमस रॉ और हॉकिंस भारत आया था। हॉकिंस और टॉमस रॉ और इनके द्वारा ही सर्वप्रथम मुगल दरबार के अंदर भारत के अंदर व्यापार करने का एक एप्लीकेशन दायर किया गया था। तो फर्रुखशियर के बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है साथियों। फर्रुखशियर के बाद में अगला जो शासक हमें देखने को मिलता है उसे मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है, जिसकी बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक जानकारियां सामने निकल कर आती है। वैसे मोहम्मद शाह जो है इसे सबसे गया गुजरा शासक बताया जाता है मुगल साम्राज्य का, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक बताया जाता है। फर्रुखशियर के बाद में अगले बादशाह के बारे में बात कर लेते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों। तो फर्रुखशियर के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है मुगल साम्राज्य का, उसे मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद शाह के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक अटकलें भी लगाई जाती हैं, इन्हें और अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह के बारे में बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल कितना लंबा चला था, इनके शासनकाल के अंदर कौन सी ऐतिहासिक जानकारी हमें निकल कर सामने आती दिखती है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इनके शासनकाल की। 1719 से लगाकर 48 ईस्वी 1719 से लगाकर 1748 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और यह मोहम्मद शाह जो हम पढ़ रहे हैं साथियों, यह तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कह सकते हो आप, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन बताया जाता है साथियों, इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद शाह जो रंगीला बताया जाता है या फिर इनके अन्य नामों की या फिर चारित्रिक विशेषताओं की बात करें साथियों, तो यह एक अय्यास परवर्ती का शासक बताया जाता है। अय्यास परवर्ती का शासक बताया जाता है, जिसके कारण इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार बहुत सारी डिटेल बताते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, कि इतिहासकार बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का इनसे गया गुजरा कोई शासक नहीं बना था। कई बार नग्न अवस्था में ये मुगल दरबार में उपस्थित हो जाता था। अपने चित्रकारों से अपनी नग्न तस्वीरें ये उकरवाया करता था, बनवाया करता था।
और इनकी नग्न अवस्था के अंदर जो चित्र है यह ब्रिटेन के म्यूजियम के अंदर वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश लोगों के द्वारा इनके चित्र ले जाकर ब्रिटेन प्रदर्शनी के अंदर इनको दिखाया गया और रिप्रेजेंट किया गया है मुगल साम्राज्य को, कि मुगल साम्राज्य में कैसे कैसे बादशाह बने हैं आप देख सकते हो। वर्तमान में भी इनकी तस्वीरें वहां पर नग्न अवस्था में देखी जा सकती है। तो मोहम्मद शाह जो है ये अय्यास प्रवृत्ति का शासक बताया जाता है, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार नग्न अवस्था में भी दरबार में उपस्थित हो जाता था, गैलरी में पहुंच जाता था और नग्न चित्रकारी भी करवाया करता था। अब मोहम्मद शाह जो है इनके लिए एक इम्पोर्टेंट एक जानकारी देखने को मिलती है कि मोहम्मद शाह ही वह शासक था जिसने सैयद बंधुओं का प्रभाव, मोहम्मद शाह वह शासक था जिसने सैयद बंधुओं का प्रभाव मुगल साम्राज्य से हटाया, मुगल साम्राज्य से हटाया। मोहम्मद शाह वह शासक था जिसने सैयद बंधुओं का प्रभाव जो है वो मुगल साम्राज्य से हटाया। और इनके शासन काल की सबसे बड़ी जो डिटेल हमें देखने को मिलती है साथियों, इनके शासन काल में नादिर शाह का अटैक देखने को मिलता है। किसका? नादिर शाह का आक्रमण। कि किन के शासन काल में नादिर शाह जो आपके ईरान के शासक बताए जाते हैं, किसके? ईरान, जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है, ईरान के शासक नादिर शाह का जो आक्रमण है साथियों, यह 1739 ईस्वी में इनके ऊपर, दिल्ली के ऊपर आक्रमण होता है और दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा जाता है। दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा जाता है। दिल्ली को 57 दिनों तक अच्छी तरह से लूटा जाता है, लूट खसोट करके। नादिर शाह जो है इस लूट खसोट के साथ में भारत से कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउश, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन कहाँ ले गया? अपने साथ ईरान लेकर चला गया। भारत के अंदर अच्छी तरह से इसने लूट खसोट की है। किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। अब नादिर शाह जो हैं, अगर इनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए साथियों, उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है आपके अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को इनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। उत्तराधिकारी के तौर पर रहते हुए अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर, या भारत पर कह सकते हो आप, दिल्ली पर 8 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 8 बार आक्रमण किया। 8 बार आक्रमण करने वाला कौन बताया जाता है साथियों? अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली के नाम प्रमुख रूप से जो भारत के अंदर रहते हुए जो युद्ध देखने को मिलता है वो था आपके पानीपत तृतीय। पानीपत तृतीय का जो युद्ध है यह 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह वशेष मराठा, अहमद शाह व मराठाओं के मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें मराठा जो हैं यह बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं इस युद्ध के अंदर। किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। तो मोहम्मद शाह के बारे में भी हमने ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली साथियों। हम औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं और हर एक उत्तराधिकारी से संबंधित 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल कर आपके सामने आ रहे हैं।
साथ ही इनके अंदर हमने सर्वप्रथम मुअज्जम के बारे में पढ़ा, जहांदर शाह के बारे में पढ़ा, फर्रुखशियर के बारे में पढ़ा, मोहम्मद शाह के बारे में हमने ऑलरेडी अब पढ़ लिया है। और अंतिम मुगल शासक के रूप में जो देखा जाता है उसे किसके नाम से जाना जाता है, ये कई बार सवाल भी पूछा जाता है। तो मुगलों की ओर से अंतिम जो मुगल शासक देखने को मिलता है साथियों, उसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता। देख लेते हैं हम अंतिम शासक, अंतिम शासक मुगलों की ओर से अंतिम जो शासक देखने को मिलता है इसे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। अब बहादुर शाह जफर जो बताया जाता है, इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 से ही अपना प्रभाव जो है दिल्ली के मुगल साम्राज्य को अपनी धरपकड़ में ले लिया था। बहादुर शाह जफर जो बताए जाते हैं ये शेरो शायरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बताए जाते हैं और इनका शासनकाल कहाँ तक चला, 1857 ईस्वी तक चला। और इनके शासनकाल में ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। क्या कर दिया? नज़रबंद। इन्हें कहाँ कर दिया? इन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया, जिसके कारण यहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा मुगल बादशाह है जिनका आउट ऑफ इंडिया कब्र देखने को मिलता है? तो उसका नाम बताया जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो हैं ये 1857 की जो क्रांति हमें पढ़नी है, इसके अंदर प्रमुख नेता के तौर पर बनाए गए, प्रमुख जो लीडर बनाया गया है उन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज हमने मुगल साम्राज्य के प्रमुख जो पतन के कारण पड़े, साथ ही औरंगजेब के प्रमुख रूप से जो उत्तराधिकारी बताए जाते हैं, इनके बारे में हमने गहन विश्लेषण किया। साथियों, आगामी वीडियो के अंदर हम मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के बारे में भी हम बात करेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में तथ्य निकाल कर आपके सम्मुख रखेंगे। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और आगे जितने भी प्रतिभागी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनको मेरी तरफ से और साथ ही मेरी संपूर्ण एनवीरा एजुकेशन टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।